Munchkins, welcome back to the channel. My name is Ocean and I am an English educator on the platform of An Academy. And what are we here to do today? आज हम आपके सिलेबस का सबसे एंड आई लेजिट मीन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर डिस्कस करने वाले हैं जिसका नाम है ग्लिम्पसेस ऑफ इंडिया। आप मानो या ना मानो, इतिहास गवाह है, आप चाहे जाके PYQs उठा के देख लो, आपको पता चलेगा कि ग्लिम्पसेस ऑफ इंडिया एक ऐसा चैप्टर है जहां से ऑलमोस्ट हर साल एक ना एक क्वेश्चन जरूर ही आता है। और आता भी कुछ एक या दो नंबर का नहीं, मोस्टली आता भी एक्सट्रैक्ट बेस्ड क्वेश्चंस हैं जो कि 5 मार्क्स के होते हैं। और सबसे ज्यादा बढ़िया बात आपके लिए क्या है, ये क्वेश्चंस काफी ज्यादा आसान होते हैं। इस चैप्टर में 3 पार्ट्स हैं, बेकर फ्रॉम गोवा, कूर्ग एंड टी फ्रॉम असम, और ये तीनों ही चैप्टर्स काफी इजी और काफी शॉर्ट है जिन्हें आज हम वर्ड बाय वर्ड और लाइन बाय लाइन समझकर सीखने वाले हैं। तो भाई इंतजार किस बात का है, जल्दी से इस वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो, और कर दिया है तो एक प्यारा सा फायर इमोजी जरूर स्पैम कर दीजिए। तो गाइज मैं बहुत टाइम से इसका पार्ट 1 जो है आपके लिए लाइव लेना चाह रही थी, बट अनफॉर्चुनेटली ड्यू टू सम ऑनगोइंग थिंग्स ऑन द चैनल आई वाज़न्ट एबल टू। तो आई डिसाइडेड कि भाई अब और देरी नहीं करते हैं, चलो इसका रिकॉर्डेड फॉर्मेट ही सही वो ही डाल देते हैं। बट आई डू अंडरस्टैंड आप में से बहुत सारे बच्चे होंगे जो डिमांड करेंगे कि मैम हमें लाइव चाहिए ताकि हम डाउट्स वगैरह भी पूछ सकते हैं। तो डोंट यू वरी, इसका पार्ट 2 जो है वो आपके लिए लाइव ही होना है, जो ही मंडे को होने वाला है एट 7 PM। सो प्लीज बी प्रिपेयर फॉर इट। चलिए फिर विदाउट एनी फर्दर अडू, ठीक है, एक बार इस चैप्टर का डिस्कशन अच्छे से अब स्टार्ट करते हैं। आप प्लीज अपनी किताबें अपने सामने जरूर खोल कर रखिए, बिकॉज ये चैप्टर में आज आपको लाइन बाय लाइन वर्ड बाय वर्ड समझाने वाली हूँ। मैंने इसके 2 पार्ट इसीलिए रखे हैं बिकॉज मुझे पूरा यकीन था कि एक पार्ट में तो ये कंप्लीट होने से रहा। तो आज चाहे हम 2 पार्ट्स कर लें या तीनों के तीनों पार्ट्स कर लें, लेट्स सी कितना हो पाता है, बट आज हम मैक्सिमम करने की कोशिश करेंगे एंड वर्ड बाय वर्ड करेंगे। मैं आपको साथ साथ बताती चलूंगी कि इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कहाँ से आते हैं, तो आप उन्हें मार्क कर लीजिएगा। ऑलराइट, बट विदाउट एनी फर्दर अडू, ठीक है, मुझे आपसे कुछ चीज़ें और भी डिस्कस करनी है, तो पहले वो डिस्कस कर लेते हैं। तो सबसे पहली एंड सबसे इंपॉर्टेंट बात, अगर अभी तक आपने अपनी प्यारी प्यारी ओशन मैम को अन अकेडमी में फॉलो नहीं करा तो क्यों नहीं करा, मतलब किस चीज का आप इंतजार कर रहे हो कि स्वयं भगवान आपके सामने प्रकट होकर बोलेंगे कि बेटा इंग्लिश में CBSE में अगर आपको अच्छे नंबर चाहिए तो जाके उन्हें फॉलो कर लीजिए, तब जाके करोगे। भाई हम जैसे आपकी कुछ फ्री क्लासेस यहाँ पे यूट्यूब पे लेते हैं, सेम पैटर्न में कुछ फ्री क्लासेस एप्लीकेशन पे भी लेते हैं। और सबसे बढ़िया बात है कि उन क्लासेस के नोट्स आप एज PDF बाद में डाउनलोड कर सकते हो हैंड रिटन फॉर्म में, बिकॉज हम बीच में जो जो मार्क करते हैं वो भी होता है। आप बीच में हम जो क्विजेज लेते हैं उसमें पार्टिसिपेट कर सकते हो। एंड देयर आर लॉट ऑफ अदर ऑफर्स दैट आर गोइंग ऑन द प्लेटफॉर्म, ऑन द एप्लीकेशन फॉर यू, विच यू शुड डेफिनेटली अवेल। सो प्लीज गो एंड राइट अवे फॉलो मी, बिकॉज क्वेश्चन आंसर्स मोस्टली मैं एप्लीकेशन पर ही कराती हूँ, मैं एक्सप्लेनेशन जो है यहाँ पे करवाती हूँ। राइट देन, मूविंग अहेड, आगे बढ़ते हैं। सबसे पहली बात बेटा, अगर अभी तक भी आपने अन अकेडमी का कोई भी सब्सक्रिप्शन नहीं लिया है तो दिस इज योर कॉल एंड फाइनल कॉल टू डू सो, बिकॉज 27 जुलाई तक आपको सीधा 25% फ्लैट ऑफ मिल रहा है CBSE सब्सक्रिप्शन पर। सो प्लीज गो अवेल इट राइट अवे। ठीक है, आपको IIT, JEE, नीट और NTSC के भी प्रिपरेशन के लिए जो बैचेस हैं उन पे भी डायरेक्ट 25% ऑफ मिल रहा है। 27 जुलाई इज द लास्ट day for this ongoing offer, so please avail it right now. This is the last day, इसके बाद नहीं extend होने वाला है। उसके अलावा बेटा, इफ यू आर लुकिंग फॉर अ गुड bunch of reference books and some sample question papers for you जो कि आपको क्लास 10 के बोर्ड्स के लिए अच्छे से प्रिपेयर कर सके, then look no more। मार्केट में जाकर हर एक किताब पे 500 रुपए, 1000 रुपए खर्चने की कोई ज़रूरत नहीं है, बिकॉज जो अन अकेडमी का फाउंडेशन प्रीमियम कैप्सूल है वो ये सब कुछ आपको प्रोवाइड कर रहा है जस्ट एट द प्राइस ऑफ ₹3999, जिसमें आपको 13 फिजिकल बुक्स मिल रही हैं। उसके अलावा 30+ फुल लेंथ टेस्ट मिल रहे हैं। मतलब यू कैन बी रेस्ट अश्योर्ड कि आपकी प्रिपरेशन अच्छे खासे तरीके से होने वाली है एज पर लेटेस्ट CBSE पैटर्न। उसके अलावा बचा बाटी आपके लिए बहुत अमेजिंग फास्ट ट्रैक बैचेस जो हैं अभी चल रहे हैं हमारे एप्लीकेशन पे, जिसके लिए मैं आप सबको अर्ज करूंगी ज्वाइन करने के लिए, बिकॉज ये सारे बैचेस आपको सिर्फ 7499 रुपीज के बेयर मिनिमम प्राइस पर मिल रहे हैं, एंड दैट टू फॉर 9 months, विच इज एन अमेजिंग डील इफ यू गाइस आस्क मी। ठीक है, तो अगर आप इंग्लिश वाले बच्चे हो
तो ये वाला बैच ज्वाइन कर लो, इंग्लिश बोलते हो तो ये वाला बैच ज्वाइन कर सकते हो, और बचा बाटी अगर आप क्लास 9 से हो तो उनके लिए भी 2 बैचेस चल रहे हैं इंग्लिश एंड इंग्लिश में, तो आप इनमें से किसी बैच को ज्वाइन कर सकते हो। और अगर आप मेरा बैच ज्वाइन करना चाहते हो जहाँ पे मैं और आपके बाकी सारे टीचर्स जो पढ़ाते हैं, तो आप ऑल स्टार्स फुल सिलेबस बैच को ज्वाइन कर सकते हो बेटा, ठीक है। यहाँ पर भी आपको सारे सब्जेक्ट्स कवर कराए जाएंगे, और कोई भी बैच क्यों ना आप ज्वाइन करो, मेक श्योर करना कि आप OP05 कोड जरूर अप्लाई करो, ताकि आपको 5% का एक्स्ट्रा डिस्काउंट भी मिल जाए। ऑन दैट नोट चलिए फिर, मुझे जो भी कुछ आपके साथ डिस्कस करना था कर लिया है, एंड लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट चैप्टर ऑफ द डे, अ बेकर फ्रॉम गोवा। आई एम जस्ट गोना पुट अ डिस्क्लेमर राइट इन फ्रंट ऑफ यू गाइस कि हर चैप्टर के बाद कुछ MCQs हैं जो हम अभी डिस्कस नहीं करने वाले। आई विल स्किप दो स्लाइड्स बिकॉज मैं चाहती हूँ कि जब मैं आपका पार्ट 2 लाइव लूँ तो उसमें हम कुछ MCQs और जो आपकी समरीज वगैरह हैं, डाउट्स वगैरह हैं, सब कुछ एक साथ लें। ऑलराइट, ठीक है। सो लेट्स स्टार्ट विद दी अ बेकर फ्रॉम गोवा। So, a baker from Goa क्या है? This is the pen portrait of a traditional Goan village baker who has an important place in a society. So, as the title itself suggests, ठीक है, ये पूरा का पूरा चैप्टर किस बारे में होने वाला है? Importance of bakers in Goa. I'm not sure how many of you are aware of this fact. If not, let me just टेल यू कि भाई गोवा एक टाइम पे पोर्टुगीज कॉलोनी हुआ करती थी, पोर्टुगल इन पर राज करते थे, एंड हेंस पोर्टुगीज कल्चर का इनके ऊपर बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट है, जिसकी वजह से ब्रेड्स जो है इट इज़ वेरी मच लव्ड बाय गोवन पीपल, और उनकी लाइफ में बेकर्स की एक अलग ही वैल्यू है। सो दिस एंटायर चैप्टर टॉक्स अबाउट कि बैक इन ओल्ड डेज जब बेकर्स और उनके प्रोफेशन को लोग बहुत पसंद करते थे, ठीक है, ऑल्दो इट्स स्टिल समथिंग दैट इज वेरी मच appreciated and loved over there, but उस टाइम पे उसका एक अलग ही क्रेज था। तो उस टाइम पे क्या सिचुएशंस होती थी, बेकर्स इतने इंपॉर्टेंट क्यों हैं, एंड आउट ऑफ ऑल द 3 पार्ट्स दैट वी आर गोइंग टू स्टडी टुडे, अ बेकर फ्रॉम गोवा इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट वन, बिकॉज मोस्टली एक्सट्रैक्ट बेस्ड क्वेश्चंस यहीं से उठकर आते हैं, एंड आई एम गोना टेल यू ऑल ऑफ दोज लाइंस, ऑल ऑफ दोज क्वेश्चंस जो कि बोर्ड्स में पूछे भी जा चुके हैं। So our elders are often heard reminiscing nostalgically about those good old Portuguese days, the Portuguese and their famous loaves of bread. ठीक है, reminiscing का मतलब होता है when you remember something in a nice way. ठीक है, you're like oh my god वो दिन कितने अच्छे थे। तो बता रहा है यहाँ पे राइटर कि हमारे जो एल्डर्स हैं, दादा नाना है, तो वो सब हमें बोलते थे कि जब पोर्टुगीज का यहाँ पे राज था तो उस टाइम पे पोर्टुगीज और उनके ब्रेड्स कितने फेमस थे। Those eater of loaves is basically a loaf of bread you say, जो आपको ब्रेड घर पे दिखाई देती है ना, ठीक है, तो पहले इस शेप में होती है जिससे सिंगल स्लाइसेस करे जाते हैं, एंड इसको बोलते हैं लोफ, और इसके प्लूरल को बोलेंगे लोव्स, ठीक है। सो दोज ईटर ऑफ लोव्स यानी दोज ईटर्स ऑफ ब्रेड्स माइट हैव वैनिश्ड बट द मेकर्स आर स्टिल देयर, मतलब अब पोर्टुगीज का तो राज रहा नहीं, ठीक है, अब इंडियन कॉलोनी का वो एक पार्ट बन चुके हैं, बट स्टिल जो वहाँ के लोग थे जिनको इतना ब्रेड पसंद थी, ठीक है, जो वो ब्रेड बनाते थे, वो आज भी हमारे बीच में है। We still have amongst us the mixers, the molders and those who bake the loaves. ठीक है कि भाई हमारे पास आज भी वो मिक्सर्स हैं, आज भी वो मोल्डर्स हैं, आज भी वो सारे सामान हैं जिससे उस टाइम की ट्रेडिशनल ब्रेड बनाई जाती थी। मतलब दे लव देयर कल्चर सो मच कि चाहे कितना भी ज़्यादा इन लोगों ने आज प्रगति क्यों ना कर ली हो, ये तब भी अपने पास्ट को वैसा ही रखते हैं। Those age old time tested furnaces still exist, कि उस टाइम के जो फर्नेसेस क्या होते हैं, भट्टी, ठीक है, जैसे आजकल हम अवन का इस्तेमाल करते हैं, तो उस टाइम तो अवन्स नहीं होते थे, तो अवन्स की जगह पे फर्नेसेस का इस्तेमाल किया जाता था। तो उस टाइम की भट्टियां जिसमें जो है ब्रेड्स को बेक करा जाता था, वो आज भी प्रेजेंट है। The fire in the furnaces has not yet been extinguished यानी बुझना, ठीक है, जो वो भट्टियां हैं उनमें जो आग उस टाइम जलती थी वो आज भी जल रही है। What does it mean to say? It means to say कि भाई उस टाइम पे जो बेकर्स थे वो आज भी कहीं ना कहीं प्रेजेंट है, मतलब वो प्रोफेशन जो है जनरेशन बाय जनरेशन अभी भी चल रहा है। ऐसा नहीं है कि हम लोगों ने मतलब बहुत ज़्यादा तरक्की कर ली है तो हम उस प्रोफेशन की रिस्पेक्ट करना भूल चुके हैं। आज भी उन भट्टियों में उनके बच्चे या उनके पर बच्चे, वट एवर यू वांट टू कॉल देम, जो भी उनकी फर्दर जनरेशन है, वो आज भी उसमें ब्रेड्स बेक करते हैं।
द थर्ड एंड जिंगल ऑफ द ट्रेडिशनल बेकर्स बैम्बू। ठीक है, तो उस टाइम पे जो बेकर्स आया करते थे गली गली घर घर अपनी ब्रेड्स बेचने, तो दे यूज्ड टू कैरी अ बैम्बू विद देम। ठीक है, और उस बैम्बू के ऊपर एक घुंघरू होता था। तो थर्ड इज बेसिकली जो एक ढम वाली साउंड आती है ना व्हेन यू ड्रॉप समथिंग हैवी, एंड जिंगल वी अंडरस्टैंड, ठीक है, जिंगलिंग ऑफ बेल्स। ठीक है, तो वो ठक ठक करके अपनी बैम्बू को ऐसे नीचे ठोकता था और उससे एक जिंगलिंग साउंड आती थी, विच से एवरीवन यूज्ड टू कम टू नो कि भाई हाँ बेकर्स आ गए हैं। heralding his arrival in the morning, heralding का मतलब होता है announcing। तो वो जो उसकी बैम्बू की आवाज आती थी, that used to be the first sign for everybody कि हाँ भाई बेकर आ चुका है, तो आप लोग अपने अपने घर से अब जाके ब्रेड्स ले सकते हो। It can still be heard in some places. Now, maybe the father is not alive, but the son still carries on the फैमिली प्रोफेशन। की हो सकता है कि जिस पापा ने वो बिजनेस स्टार्ट करा था वो आज जिंदा नहीं है, बट उनका बच्चे जो है, उनकी फर्दर जनरेशन जो है, वो आज भी उस प्रोफेशन को कैरी फॉरवर्ड कर रहे हैं। These bakers are even today known as pader in Goa. Now this is something that you guys need to remember because ये question boards में पूछा जा चुका है कि who is pader or what were bakers locally known as in Goa. So Goa में bakers को क्या बुलाते हैं? pader. During our childhood in Goa, the baker used to be our friend, our companion and guide. तो उस टाइम पे जो बच्चे थे उनके लिए जो बेकर्स थे वो सिर्फ एक बेकर का नहीं बल्कि उनके लिए उनके दोस्त, उनके सखे, उनके संबंधी सबका काम करते थे। मतलब दे यूज्ड टू लव बेकर्स होल हार्टेडली एज देयर फैमिली members. He used to come at least twice a day, once when he set out in the morning on his selling ground, and then again when he returned after emptying his huge basket. ये भाई जो बेकर्स थे उस टाइम पे वो दिन में 2 बार आया करते थे। 2 बार कब? सुबह आते थे जब उनकी सारी की सारी टोकरियां भरी होती थी, उसमें ब्रेड्स भरी होती थी, उन्हें बेचनी होती थी। एंड द सेकंड टाइम व्हेन ही यूज्ड टू गो बैक एंड ही हैड हिज बास्केट वाज ऑलरेडी एम्प्टी बिकॉज सब कुछ बिक चुका होता था। The jingling thud of his bamboo woke us up from sleep and we ran to meet and greet him. कि भाई जैसे ही उस बैम्बू की जिंगलिंग और थड साउंड आती थी, हम सब लोग फट से उठ जाते थे। दैट वाज आवर मॉर्निंग अलार्म एंड हम लोग भागते थे उस बेकर से मिलने के लिए। व्हाई वाज इट सो? वाज इट फॉर द लव ऑफ द लोफ? नॉट एट ऑल। कि भाई हम लोग ऐसे क्यों भाग भाग के जाते थे बेकर्स के पीछे? क्या हमें उस ब्रेड का शौक था? नहीं, बिल्कुल नहीं। What we longed for were those bread bangles which we chose carefully. कि बच्चों की मनपसंद चीजें क्या होती थी? ब्रेड बैंगल्स हुआ करती थी। ब्रेड बैंगल्स आर बेसिकली डोनट शेप्ड ब्रेड्स। ठीक है, इस टाइप की होती हैं एंड आई थिंक दे आर आल्सो कॉल्ड बेगल्स। ठीक है, सो भाई तो बच्चों को ब्रेड बैंगल्स का शौक था एंड समटाइम्स इट वाज स्वीट ब्रेड ऑफ स्पेशल मेक। और कई बार जो है वो बहुत अच्छी सी उसकी मीठी मीठी सी एक टेस्ट भी होता था जो उन्हें बहुत पसंद आता था। The baker made his musical entry on the scene with झंग झंग sound of his specially made bamboo staff. कि बेकर जो है उसकी एक अच्छी खासी स्पेशल एंट्री हुआ करती थी सुबह सुबह, जैसे ही उसकी बैम्बू से वो झंग झंग वाली साउंड आती थी। One hand supported the basket on his hand and the other banged the bamboo on the ground. कि एक हाथ से तो उसने अपने सर पे ऐसे बास्केट उठाई होती थी और दूसरे हाथ से उसने बैम्बू पकड़ के ऐसे ठक ठक उसे बजा रहा होता था। He would greet the lady of the house with good morning and place his basket on the vertical bamboo. Now guys, I've missed out on one line in this chapter. I realized it when I was also teaching this chapter in the plus class, but then I forgot to add it, so I'm just gonna tell you verbally. So उस टाइम पे जो ब्रेड्स होती थी वो कलेक्ट करने का काम होता था लेडी सर्वेंट्स ऑफ द हाउस। जो भी घर की सर्वेंट्स होते थे ना, उनका काम होता था वो ब्रेड्स को कलेक्ट करना, और उन सर्वेंट्स को बोलते थे पैस्किन्स या फिर बास्टन्स। दीज वर द नेम्स। तो जस्ट रिमेंबर दैट कि जो सर्वेंट्स होती थी घर के, ठीक है, उनका काम होता था ब्रेड सुबह सुबह कलेक्ट करना ऑन बिहाफ ऑफ द फैमिली मेंबर्स, और उन सर्वेंट्स को आप बोलते थे पैस्किन्स या फिर बास्टन्स। दीज वर द लेडी सर्वेंट्स। तो जो भी लेडी ऑफ द हाउस मतलब सर्वेंट्स वगैरह बाहर आते थे, उनको वो अच्छे से गुड मॉर्निंग कहकर ग्रीट करता था बेकर, एंड देन प्लेस हिज बास्केट ऑन द वर्टिकल बैम्बू। फिर उसके बाद अपने बास्केट को अपने सर से निकाल के उस बैम्बू के ऊपर बैलेंस करता था। We kids would be pushed aside with a mild rebuke and the loaves would be delivered to the servant। कि हम लोगों को तो ऐसे छाड़ के डांट के पीछे कर दिया जाता था कि पीछे हो जाओ, ये हरकतें मत करो। ठीक है, और जो सर्वेंट होते थे वो सारी की सारी ब्रेड्स कलेक्ट कर लेते थे। बट वी वुड नॉट गिव अप। पर बच्चे जो थे वो बहुत ज़्यादा जिद्दी थे, वो तो गिव अप करते ही नहीं थे।
we would climb a bench or the parapet and peep into the basket somehow. कि हम या तो किसी बेंच पे खड़े हो जाते थे या फिर पैरापेट पे खड़े हो जाते थे. पैरापेट इज यू नो वो छोटी सी एक बाउंड्री वॉल होती है ना जिसके ऊपर आप खड़े हो जाते हो, कईयों के छतों पे होती है, तो दैट इज कॉल्ड अ पैरापेट. ठीक है, तो पैरापेट पे खड़े हो जाते थे और फिर वहां से बास्केट के अंदर झांकते थे, ठीक है, कि किसी तरीके से हमें कुछ देखने को मिल जाए. I can still recall the typical fragrance of those loaves. ठीक है, तो the writer says that he is so fond, those memories are so fresh in his mind of those old Goan days that कि उसे अभी भी अगर मतलब वो याद करने बैठे तो उसे उस ब्रेड की फ्रेग्रेंस याद है. Loaves for the elders and the bangles for the children. कि बच्चों को क्या चाहिए होते थे, ब्रेड बैंगल्स चाहिए होते थे, और बड़ों के क्या फेवरेट होते थे, उनके ब्रेड लोव्स फेवरेट होते थे. Then we did not even care to brush our teeth or wash our mouths properly. और एक बार हमारे हत्ते ब्रेड चल गई, उसके बाद तो हमें इससे भी फर्क नहीं पड़ता था कि हमने ब्रश करा है नहीं करा है, हमने मुंह धोया है नहीं धोया है. एंड why should we? ठीक है, who would take the trouble of plucking the bamboo leaf for the toothbrush? Now I'm pretty sure your grandparents must have told you at least once in their lifetime कि जब हम छोटे होते थे ना तो हमारे टाइम पे ये टूथब्रश नहीं हुआ करते थे, हम लोग तो नीम का दातून बनाते थे. ठीक है, तो नीम की डंडी वगैरह तोड़ ताड़ के, ठीक है, उससे दे यूज टू ब्रश देयर टीथ. तो वही कह रहा है कि भाई कौन इतनी मेहनत करे कि पहले एक डंडी वंडी तोड़ो. ठीक है, ही इज बेसिकली मेंशनिंग कि बैंगो लीफ से, सॉरी बैंगो लीफ से वो टूथब्रश करते थे. तो कौन उसको तोड़े फिर अपना टूथब्रश करो, कौन इतना इंतजार करे जब सामने इतनी टेस्टी चीज पड़ी है. एंड व्हाई वाज इट नेसेसरी एट ऑल? The tiger never brushed his teeth. Hot tea could wash and clean up everything so nicely after all. कि भाई हम क्यों ब्रश करें? ठीक है, शेरों ने कभी अपने मुंह धोए, कभी ब्रश करा है टीथ को? नहीं ना. और गरम गरम चाय दो, उसी से हम कुरला उरला करके अपना पूरा मुंह साफ कर लेंगे, आप चिंता मत करो. पर बेसिकली हमें बस नाश्ता दे दो, हमें और कुछ नहीं चाहिए. ठीक है, नाउ टिपिकल चिल्ड्रन वाला बिहेवियर बच्चों का जैसा होता है ना. Marriage gifts. Now this is very important, guys. अब यहाँ से ठीक है, this is the most one of the most repeated questions in both exams. ठीक है कि how can you say that? Please take a note of it, guys. इसका आंसर अभी हम पढ़ने वाले हैं. How can you say that the bakers, ठीक है, are important फॉर गोवन सोसाइटी? मतलब यही क्वेश्चन घुमा फिरा के अलग अलग, सॉरी वन सेकंड गाइस, ठीक है, आर इम्पॉर्टेंट फॉर गोवन सोसाइटी. कि आप ये कैसे कह सकते हो कि जो बेकर्स हैं दे आर अ क्रूशियल पार्ट ऑफ द गोवन सोसाइटी, और ठीक है, तो बेकर्स फर्नेस इज नेसेसरी और इंटीग्रल पार्ट ऑफ द गोवन सोसाइटी. इसी तरीके से घुमा फिरा के ये क्वेश्चन 3 मार्क्स के लिए या फिर कई बार एक्सट्रैक्ट बेस्ड क्वेश्चन में 1 मार्क्स के लिए आपसे पूछा जा चुका है. तो प्लीज इसको याद रखना. तो कैसे कह सकते हैं कि बेकर्स इंपॉर्टेंट थे भाई? मैरिज गिफ्ट्स आर मीनिंगलेस विदाउट द स्वीट ब्रेड नोन एज बोल. ठीक है, कि अगर मैरिज गिफ्ट्स की बात हो रही है तो उसमें पक्का बोल आएगी, विच इज अ काइंड ऑफ स्वीट ब्रेड. जस्ट एज अ पार्टी और अ फीस्ट लूजेस इट्स चार्म विदाउट ब्रेड. और अगर कोई भी दावत है, कोई भी पार्टी है, तो ऐसा नहीं हो सकता कि उसमें ब्रेड हो ही ना. Not enough can be said to show how important a baker can be for a village. कि भाई ये कह नहीं सकते, हम शब्दों में बयान नहीं कर सकते कि एक बेकर हमारे विलेज के लिए कितना इंपॉर्टेंट है. The lady of the house must prepare sandwiches on the occasion of her daughter's engagement. कि अगर बेटी की शादी है तो जो भी उसकी मम्मी है, घर की लेडी है, वो पक्का सैंडविचेस बनाएंगी. एंड केक्स एंड बुलीनास आर अ मस्ट फॉर क्रिसमस एज वेल एज अदर फेस्टिवल्स. और अगर क्रिसमस है या कोई और फेस्टिवल है तो उसमें केक्स और बुलीनास जो है वो पक्का बनते थे. बुलीनास आर ऑल्सो स्पेशल काइंड ऑफ ब्रेड. Thus, the presence of the baker's furnace in the village is absolutely essential. और इन सब बेसिस पे हम कह सकते हैं कि जो एक बेकर है उसकी फर्नेस या उसकी भट्टी जो है गोवन विलेज के लिए काफी इंपॉर्टेंट है. तो यहाँ पर आपको अच्छे खासे 3-4 पॉइंटर्स मिल गए हैं जिसमें से आप कोई भी 2 या 3 पॉइंट मेंशन कर सकते हो. क्या क्या? कि भाई अगर मैरिज गिफ्ट्स हैं तो वो बोल के बिना मीनिंगलेस है. कोई भी पार्टी या फिर फीस्ट है तो वो ब्रेड के बिना मतलब कि किसी काम की नहीं है. अगर आप बेटी की शादी हुई है तो मम्मी पक्का से सैंडविचेस बनाएंगी, सैंडविचेस बनाने के लिए भी ब्रेड लगती है. और अगर क्रिसमस है या कोई और फेस्टिवल है तो उसमें बोलिनास और केक्स तो बनने ही बनने हैं. अगेन बेकर का बहुत बड़ा रोल है. इन सब चीज़ों की वजह से कह सकते हैं कि जो एक बेकर है, ठीक है, उसकी एक अलग ही इम्पोर्टेंस है विलेज में. ठीक है, काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है.
The baker or the bread sellers of those days had a peculiar dress known as kabai. Now kabai is also important. ठीक है, कबाई से रिलेटेड भी क्वेश्चन एक आध बार शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स में, मतलब जब 2 मार्क्स के शॉर्ट क्वेश्चंस हुआ करते थे और आपके एक्सट्रैक्ट बेस्ड क्वेश्चंस में भी पूछा गया है कि बेकर्स की ड्रेस क्या होती थी या व्हाट इज कबाई. तो कबाई वाज अ पेक्यूलियर यानी वेरी स्ट्रेंज काइंड ऑफ ड्रेस दैट स्पेशली बेकर्स यूज्ड टू वेयर. इट वाज अ सिंगल पीस लॉन्ग फ्रॉक रीचिंग डाउन टू द नीज. तो नीज तक एक बहुत लंबा सा झोला फ्रॉक टाइप की ड्रेस होती थी जो कि वो लोग पहनते थे, जैसे क्या बोलते हैं, कबाई बोलते हैं. सो कबाई, पादेर, Baskins या Bastons, ठीक है. Importance of bakers furnace in Goa. These are little things जो कि काफी ज्यादा important हैं. और how can you say that children loved bakers, they desperately used to wait for the baker, ठीक है, कि वो they used to basically struggle to get a glimpse of those bread, they loved bread bangles. तो ये छोटी छोटी चीजें आपको mention करनी पड़ेंगी, ठीक है. सारे important points जो है मैं आपको साथ साथ बताती जा रही हूँ. Now, in our childhood, we saw bakers wearing a shirt and trousers which were shorter than full-length ones and longer than half pants. फिर जैसे जैसे टाइम बदला तो बेकर्स की भी ड्रेस बदली. बाद में उन्होंने शर्ट और ट्राउजर्स पहनने शुरू कर दिए, ठीक है. वो हाफ पैंट्स टाइप की चीज पहनते थे. Even today, anyone who wears a half pant just below the knees invites the comment that he is dressed like a पादे. और कहते हैं कि अगर आज भी कोई हाफ पैंट पहने जो उनकी नीज से बस थोड़ी सी नीचे हो तो उसे पादेर कह दिया जाता है, यानी उसे बेकर कह दिया जाता है, ठीक है. ऑल्सो रिमेंबर दिस, यहाँ से भी एक्सट्रैक्ट बेस्ड क्वेश्चन आ चुका है. The baker usually collected his bills at the end of the month. How did bakers collected their bills? Another important question. Bakers अपने bills हमेशा मंथ के आखिर में कलेक्ट करते थे. Monthly accounts used to be recorded on some wall in pencil. कि जो हर एक घर के monthly accounts होते थे वो एक wall पे रिकॉर्ड करे जाते थे और पेंसिल से लिखे जाते थे. Baking was indeed a profitable profession in the old days. Another important question, how can you say that baking was a profitable profession? तो भाई कैसे कह सकते हैं? Because the baker and his family never starved. कि बेकर और उसकी फैमिली जो है कभी भूखे नहीं रहे. He and his family members and servants used to look happy and prosperous. हमेशा वो लोग, उनके servants, उनके family members बड़े खुशहाल दिखते थे, बड़े खुश दिखते थे. And their plump physique was also an open testimony to this. और अगर आप उनकी physique देखो तो वो थोड़े गोलू मोलू से हुआ करते थे, which is again an evidence to the fact कि भाई अच्छे खासे खाते पीते घर के. कहते हैं ना जब थोड़ा मोटा सा होता है हम बोलते हैं ना, अरे यार बढ़िया खाते पीते घर का है तू तो. So even today, any person with a jackfruit-like appearance is easily compared to a baker. तो आज भी अगर किसकी appearance jackfruit यानी कि कटहल जैसी हो तो उसे हम बेकर कह देते हैं. तू तो गोलू मोलू है तो पक्का किसी बेकर के खानदान से होगा, अच्छे खासा पैसे होंगे. So अगेन गाइज आई एम गोइंग टू लिस्ट डाउन. यहीं पर हमारा चैप्टर खत्म भी हो जाता है. बहुत छोटा सा चैप्टर है, काफी लंबा चैप्टर है नहीं, बट यहाँ से देखो कितने सारे आपके क्वेश्चंस बनते हैं. एंड ऑल ऑफ दोज क्वेश्चंस आर PYQs. कौन से हैं? The topmost being, how can you say that a baker's furnace is essential for Goan people? Number 2, ठीक है, बेकर को लोकली क्या बोलते हैं? पादेर. मेड सर्वेंट्स को पैस्किन्स या बैस्टन्स बोलते हैं. How can you say that children loved baker? ठीक है, उसके अलावा बेकर्स जो है उनकी ड्रेस का बारे में कबाई क्या होता है? How did they used to collect their bills? ठीक है, एंड उसके अलावा how can you say that bakers was a profitable business? So these are the questions on your key points on your fingertips that I'm telling you कि अगर आपका कोई भी क्वेश्चन बन के आएगा वो यहीं से बन के आएगा. इसके भी होने का कोई क्वेश्चन नहीं आना, ये आप मतलब मुझसे आज लिख के ले लो, ठीक है. चलिए फिर अब आगे बढ़ते हैं. ये वाला चैप्टर हो गया है, अब मुझे करना है इसका सेकेंड पार्ट. मैं इसके एमसीक्यू स्किप कर देती हूँ. मैंने काफी बढ़िया बढ़िया एमसीक्यूज आपके लिए ढूंढ के रखे थे, बट व्हाट कैन वी डू नाउ. ठीक है, अभी तो हम कर नहीं सकते वो एमसीक्यूज क्योंकि आप हो ही नहीं मेरे पास. तो जब मैं आप लोगों को पढ़ाऊंगी इसका सेकेंड पार्ट लाइव तो मैं आपसे करवाऊंगी. अब पूर्व वाला चैप्टर करते हैं गाइज. पूर्व वाले चैप्टर से भी आपके कुछ क्वेश्चंस बनते हैं जो इंपॉर्टेंट है, जो कि बोर्ड्स में पूछे जा चुके हैं. ठीक है, तो प्लीज अपने सारे के सारे कान खुले रखना, आंखें खुले रखना और नोट डाउन अप करते रहना. ठीक है, काफी प्यारा सा चैप्टर है एज द टाइटल सजेस्ट. किसके बारे में? कूर्ग के बारे में. So let's begin. So
Midway between Mysore and the coastal town of Mangalore sits a piece of heaven that must have drifted from the kingdom of God. सबसे पहले कूर्ग की लोकेशन कहाँ है? ठीक है, मैसूर और मैंगलोर के बीच में है, ठीक है, एंड इट इज बेसिकली कॉल्ड अ किंगडम ऑफ गॉड. ठीक है, क्वेश्चन आ चुका है, व्हाई इज कूर्ग नोन एज द किंगडम ऑफ गॉड. लेटर इन द चैप्टर वी विल गेट टू नो दैट. कि बोलते हैं कि भाई ऐसा लगता है कि किसी ना स्वर्ग का टुकड़ा है जो बस भगवान के किंगडम से टूट के धरती पे आ गया, इतना सुंदर है बेसिकली. So the land of rolling hills is inhabited by the proud race of martial men, beautiful women and wild creatures. तो जो ये छोटा सा शहर है, ये हिल से भरा हुआ है, यानी बहुत छोटे छोटे प्यारे प्यारे हिल्स हैं, और यहाँ पे मार्शल मैन रहते हैं. Who are martial men? People who used to participate in wars, उन्हें हम मार्शल पीपल बोलते हैं. तो मार्शल मैन है, बहुत सुंदर विमेन है यहाँ की, और वाइल्ड क्रीचर, वाइल्ड लाइफ की तो आप बात ही छोड़ दो, इट इज ऑल्सो वेरी रिच इन वाइल्ड लाइफ. कूर्ग और कोडागु, कूर्ग को हम लोकली कोडागु भी कहते हैं. रिमेंबर दैट. इट इज द स्मॉलेस्ट डिस्ट्रिक्ट ऑफ कर्नाटका एंड इज होम टू एवरग्रीन फॉरेस्ट, स्पाइसेस एंड कॉफी प्लांटेशन. कि कर्नाटका का सबसे छोटा डिस्ट्रिक्ट है, और किसके लिए जाना जाता है? एवरग्रीन फॉरेस्ट के लिए जाना जाता है, स्पाइसेस के लिए जाना जाता है, कॉफी प्लांटेशंस के लिए जाना जाता है. आई एम प्रीटी श्योर बहुत सारे बच्चे ना ये चैप्टर्स पढ़ते हुए यही सोच रहे होंगे कि मैम आप हमें ज्योग्राफी क्यों पढ़ा रही हो यार, लिटरेचर है, लिटरेचर पढ़ाओ. बट यार मैं क्या करूँ जब तुम्हारे सिलेबस में ज्योग्राफी इंक्लूडेड है. ठीक है, तो भाई समझ लो जो भी है, और इसे स्किप भी नहीं कर सकते किसी हाल में, बिकॉज जैसा कि मैंने कहा ऑलमोस्ट हर साल यहाँ से एक ना एक क्वेश्चन जरूर आता है, और आता भी 5 नंबर का है, छोटे नंबर का नहीं है, और आता भी बहुत ईजी, और बहुत ईजी चैप्टर्स हैं, बहुत आराम से हो जाएंगे. तो प्लीज बेयर विद दिस चैप्टर. ठीक है, ऐसे स्किप मत करके चले जाना ऐसे कोई भी, मैं यही सजेस्ट करूंगी. ऑलराइट, नाउ मूविंग अहेड. Evergreen forest they cover 30% of this district. ठीक है, कि इस डिस्ट्रिक्ट के 30% एरिया को सिर्फ और सिर्फ कौन कवर करता है? एवरग्रीन फॉरेस्ट कवर करते हैं. एंड ड्यूरिंग द मॉनसून्स इट पोर्स इनफ टू कीप मेनी विजिटर्स अवे. और मॉनसून्स के टाइम पे भाई यहाँ पर इतनी बारिश होती है कि विजिटर्स यहाँ पे आते ही नहीं. The season of joy commences from September and continues till March. Remember that, guys. Remember this. यहाँ से क्वेश्चन आ चुका है कि जो टूरिस्ट हैं उनके लिए सबसे ज्यादा सूटेबल टाइम कौन सा है जाने के लिए? दैट इज सितंबर टू मार्च. मॉनसून्स में क्यों नहीं जाना? बिकॉज उस टाइम पे यहाँ पे हैवी रेनफॉल होती है. वैसे भी साउथ में सबसे पहले इंडिया में रेनफॉल आती है. ठीक है, मैं वो नॉर्थ ईस्ट और साउथ ईस्ट वाला रेनफॉल एक्सप्लेन करने नहीं बैठूंगी, बट साउथ में सबसे पहले हिट करता है, और साउथ में अच्छी खासी हैवी रेनफॉल होती भी है बहुत सारी कोस्टल एरियाज में तो स्पेशली. Okay, so now the weather is perfect with some showers thrown in for good measure. तो सितंबर टू मार्च के बीच में जब सबसे एडिक्वेट पीरियड माना जाता है इसको विजिट करने का, तो उस टाइम पे जो है मौसम भी परफेक्ट रहता है, और थोड़ी बहुत जो है बारिश भी होती है. द एयर ब्रीथ्स ऑफ इनविगरेटिंग कॉफी. इनविगरेटिंग यानी वेरी स्ट्रॉन्ग, मजेदार, मतलब घूम के लाइक ओ माय गॉड कॉफी पीनी है. तो मतलब कॉफी प्लांटेशन इतने सारे हैं कि हवा में ही कॉफी की खुशबू आ जाती है. Coffee estates and colonial bungalows stand tucked under the tree canopies in prime corners. ठीक है, कि जहां पर आपकी नजर जाती है वहां पे आपको या तो कॉफी एस्टेट्स देखने को मिलते हैं या कॉलोनियल बंगलोज, यानी ब्रिटिशर्स के टाइम के जो घर थे, बंगलोज थे वो, और वहां पे आपको ट्री कैनपीज, यानी जैसे जो ट्रीज होते हैं ना ऐसे एरियाज में, हिल्स में, वो थोड़े इस टाइप के होते हैं जैसे क्रिसमस ट्री होते हैं, तो उसके टॉप को हम कैनपी बोलते हैं. तो उनके कैनपीज के नीचे आपको दिखने को मिलते हैं. And the fiercely independent people of Coorg are possibly of Greek of Arab descent. और ये हमें अब पढ़ना है. ठीक है, इनके डिसेंट से रिलेटेड क्वेश्चंस आ सकते हैं, आ भी चुके हैं. कि जो कूर्ग है उन्हें आप अरब्स के या ग्रीक के डिसेंडेंट्स क्यों मानते हो? डिसेंडेंट्स का मतलब हुआ कि उनकी क्या बोल सकते हैं, ये इनके एंसेस्टर्स हुए, पूर्वज हुए, कि कहीं ना कहीं जो इनकी जनरेशन है कूर्गीज की वो ग्रीक्स या अरब से स्टार्ट होती है. तो दोनों के पीछे कुछ ना कुछ स्टोरीज हैं, और दोनों स्टोरीज को आपको अच्छे से याद भी रखना है. So as one story goes that a part of Alexander's army moved south along the coast and settled here when return became impractical. कि भाई एक स्टोरी कहा जाती है कि अलेक्जेंडर की फैमिली जो है, सॉरी फैमिली बोल रही हूँ, अलेक्जेंडर की आर्मी जो है वो साउथ की साइड पे आई थी, कोस्टल साइड पे आई थी, और वो यही सेटल हो गई जब उनके लिए जाना थोड़ा सा इम्पॉसिबल हो गया. And these people they married amongst the locals and their culture is apparent in their क्या बोलते हैं मार्शल ट्रेडिशंस. और फिर इन लोगों ने क्या करा, यहीं पर शादी कर दी. अलेक्जेंडर की आर्मी यहाँ पर आई, ठीक है, उन्होंने बेसिकली यहाँ पे कुछ टाइम रहे, और जब जाना पॉसिबल नहीं हुआ तो यहीं पे जो लोकल विमेन थी
उनसे शादी कर ली, ठीक है। तो और ये सब कुछ उन्हें कैसे देखने को मिलता है, जो भी यहाँ के मार्शल ट्रेडिशंस हैं, मैरिज के ट्रेडिशंस हैं, रिलीजियस राइट्स हैं, दे आर वेरी डिस्टिंक्ट फ्रॉम द हिंदू मेन स्ट्रीम। मतलब अगर आप हिंदू ट्रेडिशंस को देखो तो उनसे बहुत डिफरेंट है ये। The theory of Arab origin draws support from the long black coat with an embroidered waist belt worn by Kodavus. जो कूर्गीज होते हैं उन्हें हम कोदावूज बोलते हैं, कूर्ग को कोदागू बोलते हैं, कूर्ग के लोगों को कोदावूज बोलते हैं। अब अरब्स के डिसेंडेंट कैसे हैं, हम कैसे बोलते हैं, क्योंकि जो यहाँ के लोकल मैन हैं उनकी ट्रेडिशनल ड्रेस जो है वो एक लॉन्ग कोट सा होता है, समथिंग लाइक दिस, जो यहाँ पे हमें पिक्चर में पहने हुए दिख रहा है, दैट इज देयर ट्रेडिशनल ड्रेस। एंड यू नो इट इज नोन एज कुपिया। उस ड्रेस को हम क्या बोलते हैं, कुपिया बोलते हैं। एंड इट रिजेंबल्स कुफिया वोन बाय अरब्स एंड द कर्ड्स, कि जो अरब्स हैं, ठीक है, जो वहाँ के शेख वेख होते हैं, वो एक कुफिया ड्रेस पहनते हैं जो उससे बिल्कुल सिमिलर है। तो इस वजह से हम मानते हैं कि ये शायद अरब्स के भी हो सकते हैं डिसेंडेंट्स। नाउ कूर्गी होम्स हैव अ ट्रेडिशन ऑफ हॉस्पिटैलिटी। जो कूर्गी लोग होते हैं वो आओ भगत बहुत करते हैं, रिमेंबर दिस गाइस, ठीक है। उनके बिहेवियर से रिलेटेड क्वेश्चंस आ चुके हैं बोर्ड्स में। तो कैसे होते हैं, बहुत आओ भगत करते हैं, जो भी इनके यहाँ पे आपको देखने को मिलेंगे कि मतलब इनके गेस्ट आते हैं। एंड they are more than willing to recount numerous tales of valor related to their sons and fathers. valor यानी bravery। और इनको बड़ा मजा आता है कि अगर इनके घर में कोई आया है तो इनके पूर्वज, दादा परदादा या बच्चों के ये ब्रेवरी की कहानियां सुनाए। ऑलराइट, द कूर्ग रेजिमेंट इज वन ऑफ द मोस्ट डेकोरेटेड इन द इंडियन आर्मी। जो हमारी इंडियन आर्मी है, इट हैज बीन डिवाइडेड इनटू रेजिमेंट्स, डिफरेंट पार्ट्स एज पर द जोग्राफिक लोकेशन। जैसे पंजाब रेजिमेंट है एक, ठीक है, तो वैसे डिफरेंट डिफरेंट है। तो जो कूर्ग रेजिमेंट है, यहाँ की जो आर्मी है, इसको बहुत रिस्पेक्ट करा जाता है इंडियन आर्मी में। वाई? बिकॉज दे आर वेरी दे हैव दिस हिस्ट्री ऑफ देयर मार्शल रेस, यानी इन लोगों ने वॉर्स वगैरह में बहुत पार्टिसिपेट करा है। तो ये बहुत अच्छे से खुद को प्रेजेंट करते हैं, लड़ाई करने में बहुत बहादुर होते हैं। एंड इवन द फर्स्ट चीफ ऑफ द इंडियन आर्मी, ठीक है, जिसको जनरल कैरियप्पा थे, वो भी कूर्गी ही थे। So even now Kodavus are the only people in India permitted to carry firearms without a license। कि भाई सिर्फ कूर्गीज ही हैं, सिर्फ यही लोग हैं आजकल, ठीक है, जिन लोगों को बिना, ठीक है, लाइसेंस के भी वेपन्स कैरी करने की परमिशन है, ठीक है। वरना अगर आप इंडिया में कोई भी वेपन कैरी करते हो, सो यू नीड अ स्पेशल लाइसेंस फॉर दैट फ्रॉम द इंडियन गवर्नमेंट, जिसे पाना बहुत मुश्किल है। बट कूर्ग के, क्योंकि इनके ट्रेडिशन में ही वॉर्स हैं, वेपन्स हैं, इसलिए एज अ रिस्पेक्ट टूवर्ड्स देयर कल्चर, इन लोगों को इवन विदाउट लाइसेंस जो है फायर आर्म्स कैरी करना अलाउड है। The river Kaveri, now we are going to talk about the flora and fauna of this क्या बोलते हैं beautiful city, ठीक है, कि यहाँ पे कौन से जीव जंतु आपको देखने को मिलते हैं। So the river Kaveri, it obtains its water from the hills and forests of Coorg। यहाँ पे कौन सी रिवर बहती है, कावेरी रिवर। And Mahasir, which is a large freshwater fish, abound in these water। abound इनका मतलब होता है something that is present in a lot of quantity। तो महासीर एक टाइप की फिश होती है, ये बहुत मिलती है यहाँ पे, जस्ट रिमेंबर दैट, पूछा जा चुका है। Kingfishers dive for their catch, while squirrels and langurs drop partially eaten fruit for the mischief of the enjoying the splash and the ripple effect in the clear water। कि आपको यहाँ पे किंगफिशर्स देखने को मिल जाएंगे, लंगूर, स्क्विरल्स देखने को मिल जाएंगे, ठीक है, जो मस्त तरीके से अपनी शैतानियों में लगे हुए होते हैं। Elephants enjoy being bathed and scrubbed by in near the river by their mahouts। mahouts कौन होते हैं, जो एलिफेंट्स के ट्रेनर होते हैं, उनके साथ रहते हैं। तो आपको एलिफेंट्स दिख जाएंगे जो मस्त रिवर के पास नहा रहे होते हैं, उनके ट्रेनर्स उन्हें नहला रहे होते हैं। सो इट्स वेरी रिच इन नेचुरल ब्यूटी एज वेल। ये सब भी आपको बहुत इंजॉय करने को यहाँ मिलेगा। So now one question that is often asked from this chapter is, why is Coorg known as a heaven for tourists? कि टूरिस्ट के लिए परफेक्ट प्लेस क्यों है, उसका आंसर मैं अब आपको यहाँ पे देने वाली हूँ। So the most laid back individuals become converts to the life of high energy adventure with river rafting, canoeing, rappelling, rock climbing and mountain biking। कि जो सबसे लेड बैक, यानी जो जितने लेजी इंडिविजुअल्स हैं, जिनको लगता है कि हम कुछ ना करें, वो भी यहाँ जाके उनकी एडवेंचरस लाइफ को एंजॉय करते हैं। बिकॉज टूरिस्ट के लिए हर टाइप की एक्टिविटी यहाँ है, राफ्टिंग, कैनोइंग, रैपलिंग, रॉक क्लाइंबिंग, माउंटेन बाइकिंग, दीज आर ऑल डिफरेंट टाइप ऑफ एडवेंचर स्पोर्ट्स दैट यू कैन पार्टिसिपेट इन ओवर हियर।
Numerous walking trails in the region are a favorite with trekkers. अगर आप ट्रैक करने के शौकीन हो तो उसके लिए भी बहुत सारे ट्रेल्स हैं, रास्ते हैं. Birds, bees and butterflies are there to give you company. सुंदर सुंदर रास्ते में bees, butterflies हैं. Macaques, malabar squirrels, langurs and slender lories keep a watchful eye from the tree canopy. और वहीं जब आप चल रहे हो तो आपको पेड़ों पे different different animals जैसे मकेक, बंदर, लंगूर ये सब देखने को मिलेंगे. Slender lories are also kind of an arboreal animal species. Okay, तो आप चाहो तो सर्च कर सकते हो. मैंने यहाँ पे पिक्चर ऐड नहीं करी है उसकी, तो ये सब आपको एंजॉय करने को मिलता है. I do, however, prefer to step aside for wild elephants. But अगर मेरे सामने कोई wild elephants आते हैं तो उसके लिए तो मुझे थोड़ा सा step aside करना ही सही लगता है, because you don't know about elephants. The climb to the Brahmgiri hills brings you into a panoramic view of the entire misty landscape of Coorg. Panoramic का मतलब क्या होता है guys? When you go to a higher place and you get an overall view of the entire place, that is called panoramic. तो अगर आप ब्रह्मगिरी हिल्स पे जाके चढ़ते हो तो आपको पूरा कूर्ग बहुत सुंदर दिखाई देता है. और walk across the rope bridge leads to the 64-acre island of Nisargadamu. और वहीं से एक ब्रिज क्रॉस करके एक बहुत बड़ा आइलैंड है निसर्गदमा का. Running into Buddhist monks from India's largest Tibetan settlement at nearby Bailakuppe is a bonus. वहीं पास में एक क्या बोलते हैं इंडिया का सबसे बड़ा तिब्बतन सेटलमेंट है, दैट इज बाइलाकुप्पे, जिसकी वजह से आपको वहाँ बुद्धिस्ट मंक्स बहुत आसानी से मिल जाएंगे. And then the monks in red ochre and yellow robes. Ochre is I think a kind of deep red maroon type of color. तो उनके जो traditional dresses होती है वो उन्होंने पहना हुआ होता है. And they are amongst the many surprises that wait to be discovered by visitors searching for the heart and soul of India right here in the Coorg. So these are among the many surprises that you can definitely experience once you visit Coorg. The entire chapter, it talks about the tradition of Coorgis, it talks about the natural beauty in the Coorg and why is it so attractive for tourists over there. So the important set of questions are about their descents, कि Arab या फिर Greek descents इन्हें कैसे कह सकते हैं, Coorgis का in general behavior कैसा होता है, इसे आप paradise for tourists क्यों कह सकते हैं, because of the fauna and all the adventure activities that you can list out. So these are some of the very important questions that have been asked in the boards. Now here we are done with the second part as well. So I believe आज हम लोगों का थर्ड पार्ट भी हम यही कंप्लीट कर लेते हैं, because we are still left with time. It is supposed to be a 1 hour session. So let me just again skip the MCQs. 1 second guys. Alright, ठीक है, अब T from Assam कर लेते हैं एक बारी. तो बच्चा पार्टी देखो, मतलब जो हम सेकेंड पार्ट इसका करेंगे ना, सो व्हाट आई एम गोना डू, आई विल आस्क यू गाइस इफ यू हैव एनी डाउट्स. आप अपने डाउट्स एड्रेस करवा सकते हो मुझसे. मैं इनकी समरीज एक बार आपको शॉर्ट में करा दूंगी और सारे एमसीक्यूज करा दूंगी इसके पार्ट 2 में, ठीक है, बिकॉज इफ आई हैड बीन अ लाइव सेशन आई वुड हैव टेकन एमसीक्यूज फॉर ईच पोर्शन साइड बाय साइड, बट अभी वो पॉसिबल ही नहीं है, ठीक है. तो जल्दी से इसका लास्ट पार्ट भी खत्म करते हैं एंड देन वी विल जस्ट रैप दिस सेशन अप क्विकली. सो टी फ्रॉम असम इज द लास्ट चैप्टर गाइस. अब इस चैप्टर में क्या होने वाला है, देयर आर गोइंग टू बी 2 फ्रेंड्स ओवर हियर. एक का नाम है प्रांशुल, एक का नाम है राजवीर. नाउ राजवीर इज अ प्रॉपर दिल्लीआइट, ठीक है, जिसने कभी भी इतनी सुंदर असम को एक्सपीरियंस नहीं करा है. On the other hand, Pranjal is an Assamese boy, छोटा सा बच्चा है, असम का है, whose father he is a manager of a tea estate. उसके पापा जो है टी एस्टेट को मैनेज करते हैं. तो प्रांजल ने बहुत काइंडली क्या बोलते हैं राजवीर को इनवाइट करा है कि गर्मियों की छुट्टियां हो रखी हैं दोनों बच्चों की स्कूल की, कि तुम मेरे साथ चलो असम, मैं तुम्हें असम घुमाता हूँ, टी एस्टेट घुमाऊंगा. So Rajveer is super excited, absolutely excited because of this offer, and वो बहुत excitedly सब कुछ enjoy करने वाला है पूरी जर्नी, ट्रेन जर्नी को. And उस बीच में they end up discussing the history of tea and everything. तो वही सब कुछ हम भी बात करने वाले, वही सब कुछ मैं भी डिस्कस करने वाली. Alright, so let's begin with this chapter. So Pranjal, a youngster from Assam, is Rajveer's classmate in at school in Delhi, and Pranjal's father is the manager of a tea garden in Upper Assam, and Pranjal has invited Rajveer to visit his home during the summer vacation. तो प्रांजल और राजवीर क्लासमेट्स हैं स्कूल में, ठीक है. एंड प्रांजल जो है उसने अपने दोस्त राजवीर को समर वेकेशन में बोला कि चलो हम असम चलते हैं, मेरे पापा वहाँ पे टी एस्टेट मैनेज करते हैं, तो मैं तुम्हें पूरा असम घुमाऊंगा और हम मस्त तरीके से एंजॉय करेंगे. सो द रेस्ट ऑफ द सीन इट स्टार्ट्स एट अ ट्रेन स्टेशन. ऑलराइट, सो
I'm going to do some mimicry over here. Like, people who you find at railway stations, they ask you, they offer you tea. So, chai, garam chai, garam chai. This is how they usually call. Vendor called out in a high-pitched voice. ठीक है कि चाय ऑफर कर रहा है एक बंदा है घूम रहा है कि चाय ले लो चाय ले लो. Regular scene at a railway station. He come up to the window and ask, चाय साहब क्या आप चाय लेना पसंद करेंगे? Give us 2 cups. प्रांजल से. प्रांजल बोलता है कि हाँ जी क्यों नहीं, 2 कप लगा दीजिए हमारे लिए. Now they sip the steaming hot liquid और वो मस्त तरीके से enjoy कर रहे हैं. And almost everyone in their compartment was drinking tea too. It's a very very common scenario. अगर आप कभी भी कहीं पर भी travel कर रहे हो, ठीक है, tea is the most common beverage found in India. Even when you visit someone's place, ठीक है, the first thing that they offer you is like चाय पियोगे, एक चाय हो जाए, ठीक है. So this is very very common in India. And अगर आप travel वगैरह कर रहे हो, रेलवे स्टेशन वगैरह में तो बहुत ज़्यादा common है. तो वही है कि सब लोग चाय पी रहे हैं, एंजॉय कर रहे हैं. Do you know that over 80 crore cups of tea are drunk every day throughout the world? राजवीर से. अब राजवीर, he is super excited. ठीक है, अब he's from Delhi, he's a typical metropolitan city guy. ठीक है, and दिल्ली में इतनी ज़्यादा ग्रीनरी नहीं होती है. ठीक है, and so far my experience has also been the same with Delhiites कि जैसी पहाड़ों की बात आती है, जैसी ग्रीनरी की बात होती है, they get super excited. Like oh my god, हमें पहाड़ देखने को मिलेगा, हमें ग्रीनरी देखने को मिलेगी. तो कुछ ऐसा ही सिनेरियो यहाँ पे राजवीर का भी है, बिकॉज ऑफ विच ही हैज डन ऑल द रिसर्च रिक्वायर्ड ऑन टी. एंड ही गोज लाइक, तुम्हें पता है हर रोज दुनिया में 80 करोड़ चाय के कप्स जो हैं पिए जाते हैं. व्यू एक्सक्लेम प्रांजल, he really is very popular. कि क्या बात है यार, मुझे नहीं पता था कि चाय इतनी पॉपुलर है. प्रांजल कहता है. The train pulled out of the station. The train जो है स्टेशन से निकल पड़ी है, धीरे धीरे उनकी गाड़ी चल रही है. प्रांजल buried his nose in his detective book again. और प्रांजल जो है अपनी डिटेक्टिव बुक एक एंजॉय कर रहा है. Rajveer too was an ardent fan of detective stories. Ardent fan मतलब a huge fan. तो ये उसे भी डिटेक्टिव स्टोरीज का बहुत ज्यादा शौक है राजवीर को. But at the moment he was keener on looking at the beautiful scenery. He was keener on मतलब he was more focused on right now कि उसका अभी नजर कहाँ थी कि मैं बाहर से जितनी ये सुंदर सुंदर नज़ारे दिख रहे हैं उन सबको सोकअप कर लूँ जितना मैं कर सकता हूँ. ठीक है, तो उसका एक्साइटमेंट सारा का सारा वहाँ था. उसको डिटेक्टिव स्टोरीज से बिल्कुल फर्क नहीं पड़ रहा था कि वहाँ पे क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है. It was green everywhere. कि जहां तक उसकी नजर जा रही है हर जगह उसे हरियाली ही हरियाली दिखाई दे रही है. राजवीर had never seen so much greenery before. राजवीर ने अपनी जिंदगी में इससे पहले इतनी ग्रीनरी अपने आसपास कहीं नहीं देखी थी. Then the soft green paddy fields gave way to tea bushes. फिर उसके बाद जो है बाहर निकलता है, बाहर जो है उसे दिखता है कि टी बुशेस हैं, बहुत प्यारा नज़ारा है. It was a magnificent view. बहुत ब्यूटीफुल नज़ारा. Against the backdrop of densely wooded hills, a sea of tea bushes stretched as far as the eye could see. कि पीछे जो है आपको छोटे छोटे हिल्स दिखाई दे रहे हैं, उनके सामने जहां तक नजर जा रही है टी की छोटी छोटी बुशेस दिखाई दे रही है. आपको पता होगा टी के बहुत बड़े बड़े पेड़ नहीं होते हैं, उनकी छोटी छोटी बुशेस टाइप की होती है, तो बहुत सुंदर दिखते हैं. Dwarfing the tiny tea plants were tall, sturdy shade trees, and amidst the orderly row of bushes, busily moved doll-like figures. तो कभी अगर आपने एक टी का खेत खलियान देखा हो, एक चाय का बाग देखा हो, तो उसमें क्या होता है कि चाय के बाग जो होते हैं उनकी छोटी छोटी बुशेस होती हैं और बहुत ऑर्डरली वे में लगाई जाते हैं कि 1 रो 2 रो. तो वैसी छोटी रोज थी. ठीक है, और बीच बीच में बड़े बड़े कुछ पेड़ थे जो उनको छाया दे रहे थे, और इन सब के बीच में आपको कुछ लोग दिखाई दे रहे थे. जैसे वहां से मतलब ट्रेन से तो दूर नज़ारा दिख रहा है, तो ऐसा लग रहा है कि जैसे बस डॉल्स जो है वो इधर उधर जो है मूव करे जा रहे हैं. तो कुछ ऐसा नज़ारा उसे देखने को मिल रहा था. ही वाज वेरी हैप्पी टू सी दैट. In the distance was an ugly building with smoke billowing out of the wall chimney. और दूर से एक उसको दिखाई दे रहा था कि एक वहां पे फैक्ट्री टाइप का है जहां से चिमनी निकल रही है. Hey, a tea garden, and he just recognizes, oh my god, it's a tea garden. चिमनी विमनी सब है यहाँ पे. Rajveer cried excitedly. Pranjal, who had been born and brought up on a plantation, didn't show Rajveer's excitement. अब यहाँ से क्वेश्चन आ सकता है कि भाई why was Pranjal not as excited as Rajveer was. ठीक है, कि प्रांजल जो है उतना एक्साइटेड क्यों नहीं दिखता है हमें जितना राजवीर है. तो उसका रीजन क्या है कि प्रांजल हैज born and brought up on these plantations. तो उसके लिए तो ये मतलब कॉमन नज़ारे हो गए. ठीक है, तो ऑब्वियसली उसको तो इतना मजा आ नहीं रहा था ये सब देखने में. On this, oh, this is tea country now, he said. तो he is like, calm down बेटा, शांत हो जा, ये तो है ही टी कंट्री. ठीक है,
Assam has the largest concentration of plantations in the world. You will see enough gardens to last your lifetime. So Pranjal goes like कि भाई चिंता मत करो, तुम्हें पता नहीं है क्या असम में दुनिया के सबसे ज्यादा चाय बागान है। तो इतने तुम्हें चाय बागान देखने को मिलेंगे ना, इतने सारे टी गार्डन्स देखने को मिलेंगे जिन्हें तुम जिंदगी भर नहीं भूल पाओगे। सो चिल आउट। Been reading as much as I could about tea. Rajveer said कि भाई मैंने बहुत चाय के बारे में पढ़ा है, but no one really knows who discovered tea, and there are many legends. Now these legends are important, guys. ठीक है, now he goes like कि मैंने बहुत चाय के बारे में पढ़ा। तुम्हें पता है कि आज तक किसी को नहीं पता कि आखिर चाय डिस्कवर कैसे हुई, और इससे रिलेटेड बहुत सारे लेजेंड्स हैं, यानी स्टोरीज हैं। तो व्हाट लेजेंड्स? प्रांजल पूछता है कैसे लेजेंड्स हैं? वेल, there's the one about the Chinese emperor who always boiled water before drinking it. तो एक चाइनीज एम्परर, चाइनीज राजा की कहानी है। एक चाइनीज राजा था जिसकी आदत क्या थी कि वो हमेशा अपना पानी पीने से पहले उसे बॉईल करता था। Now one day a few leaves of the twigs burning under the pot fell into the water, giving it a delicious flavor. And it is said that they were tea leaves. कि एक बार क्या होता है कि जो वो चाय उसके जिस तरह ऐसे पानी गर्म हो रहा था, ऑब्वियसली उस टाइम पे गैस तो होते नहीं थे, चूल्हे थे, तो नीचे जो लकड़ियां चल रही थी उसमें छोटी छोटी टहनियां होंगी और टहनियों पे कुछ पत्ते होंगे, और वो पत्ते गलती से जो है उबलते हुए पानी में गिर गए, और उससे क्या फ्लेवर आया पानी में, और वो बेसिकली चाय के पत्ते थे, एंड दैट इज हाउ टी वाज डिस्कवर्ड। टेल मी अनदर। स्कॉफ्ड प्रांजल। स्कॉफ्ड इज बेसिकली अ लाफ। ठीक है, लाफ लाइक अच्छा ऐसा, मतलब you are not very, how to explain, it's not very humorous for you, वैसे मेरी हंसी नहीं है, बट हंसी मेरी लाइक अच्छा सीरियसली ऐसा भी है, बताओ मुझे। सो मोर ऑफ लाइक कि हाँ यार मुझे तो सब पता है, ग्रोन अप देयर, तू बता तू क्या जानता है। ठीक है, तो बोलता है अच्छा बताओ मुझे और कौन सी कहानी है जो तुमने सुनी है इससे रिलेटेड। इंडियन लेजेंड टू, हमारे पास एक इंडियन लेजेंड भी है, एक इंडियन स्टोरी भी है टी की डिस्कवरी से रिलेटेड। बोधिधर्मा। बोधिधर्मा बेसिकली कौन थे? एन एंशियंट बुद्धिस्ट एसेटिक, सॉरी एसेटिक नहीं, असेटिक। असेटिक बेसिकली कौन होते हैं? साधु संत जो होते हैं उन्हें हम असेटिक्स बोलते हैं। ठीक है, तो बोधिधर्मा थे, ठीक है, एक साधु संत थे, एंड ही कट ऑफ हिज आईलिड्स बिकॉज ही फेल्ट स्लीपी ड्यूरिंग द मेडिटेशन। तो उन्होंने क्या करा था, तो उन्होंने अपनी पलकें काटती थी। क्यों? क्योंकि जब भी वो मेडिटेट करते थे तो उस टाइम उन्हें बहुत नींद आती थी। टी प्लांट्स ग्रू आउट ऑफ हिज आईलिड्स। तो जब उन्होंने अपनी पलकें काट दी तो वहां से 10 टी के प्लांट्स उगे, एंड द लीव्स ऑफ दीज प्लांट्स व्हेन पुट इन हॉट वाटर एंड ड्रंक वैनिश्ड। और अब ये जो पत्तियां उनकी आंखों से उगी, इन्हें जब आप चाय में डालते, चाय बोल रही हूँ, जब आप इन्हें पानी में डालते थे तो उससे एक फ्लेवर आता था और आपकी नींद भी भाग जाती थी, और ऐसे टी डिस्कवर हुई। ठीक है, तो दोनों लेजेंड्स आपको याद रखने हैं। चाइनीज एम्परर वाला लेजेंड याद रखना और दूसरा बोधि धर्मा वाला लेजेंड याद रखना है। ठीक है, दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट। नाउ टी वाज फर्स्ट ड्रंक इन चाइना। टी जो है सबसे पहले कहाँ पी गई थी? चाइना में पी गई थी, राजवीर से। As far back as 2700 BC, और मतलब 2700 BC, बिफोर क्राइस्ट वाले एरा में पी गई थी। In fact, words such as chai and चीनी are from Chinese, बल्कि चाय और चीनी जैसे शब्द जो है, जो हम रेगुलर बेसिस पे इतने इजीली थ्रो अराउंड करते हैं, ये भी चाइना की ही देन है। Tea came to Europe only in the 16th century and was drunk more as medicine than as beverage। कि जो चाय है वो यूरोप में तो 16th century में आई है। 16th century would be basically 1500s के एरा में, और इनिशियली जो है चाय को यूरोप में एज अ मेडिसिन पिया जाता था, बिकॉज इसमें कुछ मेडिसिनल क्वालिटीज भी होती हैं। देन एज अ बेवरेज, बेवरेज क्या होता है? बेवरेज इज अ ड्रिंक दैट यू बेसिकली एंजॉय लाइक अ लेमन सोडा और या मॉकटेल्स एंड वर्जिन मोहितो एंड ऑल ऑफ दोज थिंग्स। तो एज अ बेवरेज नहीं एंजॉय करते थे, बल्कि उसे एज अ मेडिसिन एंजॉय करते थे। द ट्रेन क्लैटर्ड इनटू मारियानी जंक्शन। ठीक है, बस ये सब बातें करते करते उनका रास्ता भी पूरा हो जाता है और मारियानी जंक्शन आ जाता है। The boys collected their luggage and pushed their way to the crowded platform। तो बच्चे जो हैं अपना लगेज वगैरह सब कलेक्ट करते हैं और कहाँ जाते हैं? प्लेटफॉर्म पे जाते हैं। प्लेटफॉर्म पे बहुत भीड़ होती है। प्रांजल's पेरेंट्स वो वेटिंग फॉर देम। वहाँ पे ऑलरेडी कौन वेट कर रहा था उनका? प्रांजल के पेरेंट्स वेट कर रहे थे। Soon they were driving towards Dhekiabadi, the tea garden managed by Pranjal's father। और फिर उसके बाद थोड़ी देर में वो निकल पड़ते हैं ढेकियाबाड़ी की तरफ, विच इज बेसिकली द टी गार्डन जिसे प्रांजल के पापा मैनेज करते हैं।
An hour later, the car veered sharply off the main road. Veered का मतलब होता है टेक ऐसे sharp turn, ठीक है, कि फिर ऐसे एकदम से कार जो है एक sharp turn लेती है मेन रोड से. And they crossed Cattle Bridge and entered धेकियाबाड़ी. ठीक है, फिर भाग एक ब्रिज होता है, ठीक है, बेसिकली जो वहाँ पे बेसिकली बहुत सारी भेड़ बकरियां होती हैं, ऐसा लगता है उनका एक ब्रिज क्रिएटेड है, वहां से उनके पास आता है धेकियाबाड़ी टी एस्टेट. ऑन बोथ साइड्स ऑफ द ग्रेवल रोड, ग्रेवल रोड यानी आसपास जो रोड थी वो पक्की रोड नहीं थी, कच्ची रोड थी जहाँ पे बजरी पड़ी हुई थी. वर एकड़ अपॉन एकड़ ऑफ टी बुशेस. और फिर जहां तक नजर जा रही है उसके बाद वहां पर उसे क्या दिखाई दे रहे हैं, सिर्फ और सिर्फ टी बुशेस दिखाई दे रहे हैं. ऑल नीटली प्रून टू द सेम आई. प्रून का मतलब होता है बेसिकली काटना, ठीक है, यहाँ पे मतलब बेसिकली स्टाइल्ड अप कैसे करके, तो उन सबको एक ही लेवल पे काटा हुआ था. एंड ग्रुप्स ऑफ टी प्लकर्स विद बैम्बू बास्केट्स ऑन देयर. ये हमसे पूछा जा चुका है कि हाउ इज टी कलेक्टेड, ठीक है. तो ग्रुप्स ऑफ टी प्लकर्स विद बैम्बू बास्केट्स ऑन देयर बैक्स wearing plastic aprons for plucking the newly sprouted leaves. ठीक है, कि आपको ग्रुप्स में दिख रहे हैं लोग, ठीक है, जिन्होंने अपने पीछे क्या करी हुई है, बैम्बू बास्केट्स कैरी करी हुई है, ठीक है, प्लास्टिक एप्रन्स पहने हुए, और वो हाथों से अपने एक एक पत्ते को तोड़ रहे हैं. Pranjal's father slowed down to allow a tractor pulling a trailer load of tea leaves to pass. ठीक है, प्रांजल के पापा थोड़ा स्लो डाउन करते हैं क्योंकि वहां से एक ट्रैक्टर आ रहा था, ठीक है, जो कि बेसिकली जो है भर के टी लीव्स लेकर आ रहा था. This is the second flush or sprouting period, isn't it, Mr. Barua? Mr. Barua कौन है, ठीक है, वो प्रांजल के पापा ही हैं. सेकेंड फ्लश को हम क्या बोलते हैं, कंफ्यूज मत होना, ये टर्म सुन के बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं. सेकेंड फ्लश इज द हार्वेस्टिंग पीरियड, ठीक है, फॉर टी, जिसमें बहुत अच्छी टी की ग्रोथ होती है. राजवीर आस्क्ड, इट लास्ट फ्रॉम मे टू जुलाई एंड यील्ड्स द बेस्ट टी. तो राजवीर बड़े अच्छे से शो ऑफ कर रहा है कि मैं कितना पढ़ के आऊँ. तो बोल रहा है कि ये तो सेकेंड फ्लश सीजन है ना, जो कि मई से जुलाई तक लास्ट करता है, और इसमें एक्चुअली सीजन की सबसे बढ़िया टी आपको मिलती है. You seem to have done your homework before coming, Pranjal's father said in surprise. हाँ भाई, लगता है बेटा तुम अपना होमवर्क वगैरह करके आए. Yes, Mr. Barua, Rajveer admitted. But I hope to learn much more while I'm here. बिल्कुल, बट मैं चाहता हूँ कि अब यहाँ पर अगर मैं आया हूँ तो मैं और चीज़ें सीख कर जाऊँ और चीज़ें लर्न करके जाऊँ. And that's it. That's where the entire chapter ends. तो भाई हम लोगों ने यहाँ पे क्या करा, हम लोगों ने बहुत सारे ऐसे न्यू चीज़ें सीखी, सॉरी ऐसे न्यू लेजेंड सीखे टी से रिलेटेड, उसकी हिस्ट्री से रिलेटेड. एंड दीज आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस फॉर यू एज पर बोर्ड्स एज वेल. ठीक है, जो आपके क्या बोलते हैं बेकर फ्रॉम गोवा है, उससे रिलेटेड मैंने इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपको बता दिए, कूर्ग से रिलेटेड बता दिए. एंड अगर टी फ्रॉम असम की बात करें तो यहाँ पर से सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपके आ जाते हैं, जैसे कि दैट लेजेंड्स रिलेटेड टू टी, second flush season, ठीक है, why was Pranjal not interested as much as Rajveer was, ठीक है, and यूरोप में टी कब इंट्रोड्यूस हुई थी, उसे कैसे मेनली इंजॉय करा जाता था. इसमें से बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस जो हैं वो बोर्ड्स में आते नहीं हैं, बट स्टिल बता दिए. मोस्टली जो है वो आते हैं आपके बेकर फ्रॉम गोवा से, फिर आते हैं कूर्ग से, लास्ट में आते हैं टी फ्रॉम असम से. अब जो मंडे को हम लोग करने वाले हैं हमारा सेशन गाइज, ठीक है, जो मंडे वाला सेशन होगा हमारा, उसमें हम लोग इसके एक बारी समरी कर लेंगे साथ में, ताकि आपके डाउट्स भी साथ साथ ले लूँ, क्योंकि और मैं आपको सारे के सारे इससे रिलेटेड एमसीक्यूज बता दूंगी. मतलब देख रहे हो तुम 97 पेजेस की मैंने स्लाइड यहाँ पे बनाई थी, क्या बोलते स्लाइड शो बनाया था 97 स्लाइड्स का. इट टेक्स अ लॉट ऑफ एफर्ट, बट वही बात है कि नहीं हो पाया, कोई बात नहीं, मैं आपके एमसीक्यूज ले लूंगी इससे रिलेटेड समरीज भी आपको एक बारी सेकंड पार्ट में अच्छे से पढ़ा दूंगी. बट एटलीस्ट अब आप लोगों ने वर्ड बाय वर्ड और लाइन बाय लाइन समझ लिया है, और आपको इससे रिलेटेड क्वेश्चन आंसर्स करने हैं और भी अमेजिंग सेशंस करने हैं. ठीक है, जैसे ट्यूसडे को हम मिडनाइट विजिटर के क्वेश्चन करने वाले हैं, तो प्लीज जाके मुझे फॉलो कर लीजिए अनयन अकेडमी पे, ताकि आप कुछ भी मिस आउट ना करें. इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू गाइज. And that's it for now. ठीक है, I'll see you next time. Until then, bye bye. Hasta la vista. फिर मिलेंगे पढ़ते पढ़ते. And make sure कि अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो hit the like button and share it with your friends, and do not forget to subscribe to our channel as well. That's very important. I'll see you next time.